पवन जी के आदेश के अनुसार उन्होंने मुझे सुबह कहा कि गोवा के बारे में विशेष रूप से आप चर्चा करें। ये अजीब और बहुत हद तक कृतज्ञ देश है जो गोवा मुक्ति आंदोलन की हीरक जयंती को नहीं मना पाया और निकल गई, अभी निकल रही है। बल्कि गोवा आज़ादी के तो 60 बरस कंप्लीट हुए हैं, पूरे हुए हैं इसी साल। लेकिन मैं उस विचार को मानने वाला हूँ जो सत्ता प्राप्ति के दिन से ज़्यादा महत्वपूर्ण संघर्ष की शुरुआत के दिनों को मानते हैं। और जिन्होंने पिछले 6 दिन पहले आईटीएम में मेरा कॉन्वोकेशन एड्रेस अगर सुना हो तो उसमें मैंने अंत में यही नतीजा निकाला था, क्या बड़ा है, सत्ता बड़ी है कि सत्ता के लिए संघर्ष बड़ा है। ये करीब 550 साल पुर्तगाल का राज मुग़लों से ज़्यादा समय तक चला। और जो पहला सैनिक अभियान पुर्तगाल पे कब्ज़ा करने का था, पुर्तगाल द्वारा कब्ज़ा करने का था, वो करीब 50 साल में पूरा हो पाया। मतलब कितना रेजिस्टेंस, प्रतिरोध मिला होगा स्थानीय आबादी से, इसका हम थोड़ा सा अंदाज़ लगा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने वो एक छोटा इलाका, उस पर उन्होंने 500 साल राज किया। ये बात इसलिए भी जाननी ज़रूरी है कि कई प्रयास हुए, जैसे भारत की आज़ादी के कई प्रयास हुए, तो उनमें से गोवा की आज़ादी के भी कई प्रयास गोवा वासियों के द्वारा हुए। लेकिन हर प्रयास को पुर्तगाल की फ़ौज ने, पुर्तगाल के सैनिकों ने हमेशा ही स्थानीय पुलिस कर्मचारियों की मदद से दबाया। और आखिरी सफल प्रयास 1946 में शुरू हुआ, आखिरी, जो डॉक्टर लोहिया ने शुरू किया था 18 जून 1946। असल में वो 11 जून 1946 को ही गोवा पहुँचे थे। लाहौर फोर्ट में, लाहौर किले की कैद में यातनाओं के बाद उनका शरीर इतना जर्जर हो गया था कि वे अपने मित्र डॉक्टर मैंजस के घर पे कुछ दिन बिताना चाहते थे। लेकिन वो 11 जून को पहुँचे और 12 जून से सिलसिला शुरू हो गया। गोवा के लोग आके मिलने लगे और सबने कहा कि यहाँ आज़ादी बहुत ज़रूरी है। भारत की तो उस समय तक करीब घोषित हो गई थी 1946 में, क्योंकि नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे अंतरिम सरकार के। तो 1946 में पहला प्रयास हुआ और वो करीब 2 साल तक गिरफ्तारियाँ, जेल में टॉर्चर वगैरह वो सब हुआ वहाँ पर। और स्थानीय लोग, एक और बड़ा नाम है जिसको, जैसे हम यहाँ गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं, गोनवासी डॉक्टर ब्रिगांजा कुन्हा को अपना राष्ट्रपिता मानते हैं, क्योंकि वो स्थानीय विद्वान एक डॉक्टर थे जिनकी बड़ी पूछ परख विदेश में थी, पश्चिम में। लेकिन गोवा की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत जेल और जो लड़ाई है उसको जारी रखा। तो आज हम थोड़ा सा गोवा के बारे में जिक्र करते जाएंगे। अभी जब गोवा की आज़ादी के 60 साल मन रहे थे तो मैं गोवा में गया था और मुझे ये देख कर के बहुत दुख हुआ कि गोवा की जो ऐतिहासिक जेल है, जेल फोर्ट अगवार्ड को एक पिकनिक स्पॉट स्मृति में बना दिया गया है, जिसमें बैरक्स में और सेल में, जो उनकी सेल होती है जेल में, उस पर ग्रेनाइट लगा के पीओपी की छत बना के ये बताने की कोशिश की गई है कि सारी जेलें बहुत आराम की जेलें थी और वो सब नहीं होता था जैसा कि कभी बताया गया था। खैर, उसको आज हम जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि 1 घंटे के समय में हमें बहुत सी चीज़ें कवर करनी चाहिए।
इसका जिक्र बीच में एक बार फिर से आएगा। आज असली चर्चा होगी मधु जी पर। मधु जी के बारे में यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। उनके बारे में उनके एक मित्र ने लिखा था, बड़ा एक अच्छा वाक्य है जो उन पर पूरी तरह से लागू होता है कि उन्होंने न्यूनतम लिया, अधिकतम दिया और श्रेष्ठतम जिया। ऐसे ही मधु जी थे। मधु जी चितपावन ब्राह्मण परिवार में पूना के थे और आप सबको मालूम है कि वो 4 बार बिहार से लोकसभा के सांसद रहे और 3 बार वो चुनाव हारे। और वे अध्ययनशील नेताओं की अगर हम छोटी सी सूची जो बन पाएगी उसमें से कुछ नाम जो ऊपर होंगे उसमें से मधु लिमये का नाम होगा। वो इतने अध्ययनशील थे। 1 मई मजदूर दिवस 1 मई 1922 को पैदा हुए और 73 साल जिंदा रहे। पहली जेल जब उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान बहुत छोटी उम्र में कर लिया था, उनके लिए विशेष परमिशन मिली थी कि कम उम्र में भी आप मैट्रिक का इम्तहान दे सकते हैं। तो 13 साल में मैट्रिक कर लिया था और 14 साल में पूना का जो प्रसिद्ध फर्गुसन कॉलेज है उस फर्गुसन कॉलेज में भी परमिशन लेनी पड़ी कि इतनी छोटी उम्र का लड़का आके बीए में दाखिल हो कि नहीं हो। लेकिन पढ़ाई पूरी किए बगैर गांधी जी के आह्वान पर उनकी पहली जेल 1940 में हुई, यानी तब उनकी उम्र रही होगी 18 साल, 18 साल की उम्र में। और एक मालगाड़ी को उड़ाने का उन्होंने एक कार्यक्रम किया जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई। तब ये माना जाता था गांधी जी के आदेश के अनुसार कि किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, न कोई घाव न कोई चोट किसी को हो। तो लेकिन वो इस तरह से हुआ कि जैसे भी हुआ एक रेल कर्मचारी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्हें इतनी ग्लानि हुई कि ताज़िंदगी फिर उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम, प्रतिरोध के कार्यक्रमों को अहिंसक रूप गांधी जी के कारण ही देने का तय किया। और इतनी छोटी उम्र में वो अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक परिदृश्य पे आए कि जब 27 साल के थे तब वो उस समय की सोशलिस्ट पार्टी के ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी हुए। तब कांग्रेस के बाद 2 ही पार्टियां थी, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, और जनसंघ का तब कोई नाम निशान खास नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। और इतना ही नहीं, 3-4 साल बाद यानी 30-31 साल की उम्र में वो एशिया की जो सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, मतलब एशिया के देशों की सोशलिस्टों की जो कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस थी उसके वो सेक्रेटरी हुए, एशियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के। और 36 साल की उम्र में वो ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन हुए। तब उनकी उम्र 36 साल थी। तो इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय परिदृश्य में आना मधु लिमये जी की विद्वता नंबर 1, नंबर 2 कार्यशैली और हिम्मत, साहस, वीरता, इन कारणों से संभव हुआ। ये कहने की आवश्यकता मुझे नहीं होनी चाहिए कि उन जैसा सादा जीवन बिताने वाले व्यक्ति को राजनीति में कम ही देखा है। हम जब लोग लड़कपन में छात्र नेता का स्वांग भर रहे थे तो कभी कभी उनसे जब भी मिलने जाते थे तो एक तो उन्होंने बंगला नहीं लिया था, एक वेस्टर्न कोर्ट नाम की एक एमपीज़ का एक अतिथि गृह है जनपथ पर, वेस्टर्न कोर्ट के एक कमरे में रहते थे। और कपड़ा धोने के अलावा वो सारे काम अपने हाथ से करते थे। जैसे कि उनके यहाँ, जैसे वो खाना खुद बनाते थे, उनके यहाँ कोई नौकर नहीं होता था, उनके यहाँ कोई टीवी फ्रिज एसी कभी नहीं रहा। जो सरकारी उसमें जो पंखा चलता था वो बहुत है, चाहे गर्मी कितनी हो, कुछ भी हो, कोई हीटर नहीं, कोई एसी नहीं, कुछ भी साधन प्रसाधन नहीं। और यहाँ तक कि जब हम लोग किसी गलत समय पहुँच जाते थे, जब वो अपनी खिचड़ी ही बनाते थे वो हमेशा, क्योंकि वो सबसे आसान होती थी, तो खिचड़ी अगर हम पहुँच गए समय पर तो वो थोड़ी थोड़ी खिचड़ी सबको बांट देते थे और उतनी ही खुद खाते थे। लेकिन बर्तन हमको नहीं धोने देते थे, बर्तन वो खुद धोते थे।
बहुत अध्ययनशील थे, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन थे। और जितनी बार जेल में गए उसके बाद उन्होंने अपनी हेबियस कॉर्पस को खुद कोर्ट में लगा के खुद वकालत करते थे। और कई बार जेल के बाहर आकर के अन्य कैदी जो हैं, जो निर्दोष कैदी हैं, उनके लिए अदालतों में केस ला के उनके लिए खुद बहस करके जीतते थे और उनको छुड़वाते थे, जो वहाँ बंद रहते थे निर्दोष लोग। 1955-56 में गोवा का आंदोलन पुनः शुरू हुआ और 1955-56 में मुख्यतः सोशलिस्ट, मुख्यतः, लेकिन उसमें कम्युनिस्ट लोग भी शामिल थे और आरएसपी के त्रिदिव चौधरी भी शामिल थे और जनसंघ के तब जगन्नाथ राव जोशी कर्नाटक के एक नेता होते थे, वो शामिल थे। लेकिन ज़्यादातर लोग समाजवादी आंदोलन के लोग थे, कांग्रेसी कोई नहीं था। तो ये बात हम लोग उसको रेखांकित करें कि कांग्रेस के लोग इसमें नहीं थे। ये 1956 से ये इसमें गति पकड़ी आंदोलन में। और जब वो महाराष्ट्र के मलवण इलाके से प्रवेश कर रहे थे गोवा में, ये तय हुआ था पूना में कि 100 लोगों के सत्याग्रह, 100 सत्याग्रहियों का जत्था जाएगा, गोवा में प्रवेश करेगा और अहिंसक सत्याग्रह करेगा और ये सिलसिला चलता जाएगा। अंग्रेज़ और पुर्तगाल में फ़र्क ये था कि अंग्रेज़ ने जो भी कानून, जैसे भी कानून बनाए हुए थे वो कुछ थे और उनकी अदालतें कुछ थीं जो कुछ कुछ फैसला करती थी पक्ष में भी या जो कानून के अनुसार। पुर्तगाल में ये सब कुछ नहीं था। पुर्तगाली राज में, ये कौन लड़की है, सॉरी, पुर्तगाली राज में एक तो कानून नहीं थे और दूसरा था वो मिलिट्री का एक उनका जो ट्रिब्यूनल टाइप का होता है वही सारे फैसले करता था। तो ये जब पहली बार एक गांव में, इस बार जब गया पिछले 2 महीना पहले गोवा, तो मैं उस गांव में देखा, मैंने जाके देखा, वो पहला गांव है पेंडणे, महाराष्ट्र और गोवा की जो सीमा है पेंडणे। मतलब जैसा कि सुंदर जंगल है और बहुत अच्छा जंगल भी है गोवा का, तो तब सड़कें वड़कें बहुत ही कम होती थी, पैदल चलने के रास्ते होते थे, उसी पर बैलगाड़ियाँ या घोड़ा गाड़ियाँ चलती थी। तो उस समय कई लोगों ने समझाया कि आपको 103 बुखार चल रहा है, अभी आज के दिन आप स्थगित कर दें गोवा सत्याग्रह, तो वो माने नहीं और उन्होंने उसी दिन किया, उसी दिन एंटर किए। तो वहाँ पेंडणे गांव की जो चट्टानी रास्ते हैं उससे उनका एक पाँव कट गया और बहुत भयानक उसमें से खून निकला। खैर इसी बीच में पुलिस आई और जो पुलिस वहाँ एक ही काम करती थी कि वो सिर पे डंडे मारती थी ज़ोर ज़ोर से और बहुत अच्छी पिटाई करती थी, इतनी अच्छी कि सब लोग लंगड़े हो जाएं या हड्डियां टूट जाएं या सिर फट जाए या खूनम खून हो जाए। और उसमें से कुछ जो थोड़ा सा लगता था कि ये मान सकते हैं, उनको महाराष्ट्र की सीमा में या कर्नाटक की सीमा में, क्योंकि दोनों के बीच में है गोवा कोंकण का इलाका, ये सिलसिला चलता रहता था। तो मधुलिमय जी की इतनी मार पड़ी, इतनी ज़्यादा सिर फूटा उनका कि अखबार में तीसरे दिन महाराष्ट्र में किसी मराठी अखबार में छप गया मधुलिमय गेले, हाँ कि मधुलिमय मर गए। उस समय उनका बच्चा, उस समय उनकी एक शादी को 3 साल हुए थे, उनका पुत्र 1 साल का था। और ये शुरुआत ऐसे हुई कि अब मैं उसके मानवीय और बड़े कारुणिक पक्ष की ओर भी उनका सबको सोचना, सबके लिए ज़रूरी है जानना कि अपने विवाह की तीसरी वर्षगांठ पर बम्बई के समुद्र किनारे दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं और मधुलिमय के दिमाग में चल रहा है कि अब मुझे गोवा का सत्याग्रह पुनर्जीवित करना चाहिए। तो ये बात चंपा लिमय को, चंपा उनका नाम था, उनकी पत्नी का नाम था चंपा गुप्ते, शादी के बाद चंपा लिमय। चंपा लिमय खुद एक अध्ययनशील महिला थी और विद्वान महिला थी और कहीं पढ़ाती भी थी, प्रोफेसर थी। जब वो हम तो मिले हैं चंपा जी से, चंपा जी और
मधु जी दोनों बहुत ही सुदर्शन जोड़ी थी। मतलब देखने में दोनों बहुत अच्छे लगते थे और व्यवहार में तो थे ही थे। चंपा जी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो पैदल, कहा नहीं जाता था, ये सच है और ये कई लोगों ने लिखा है कि जब चंपा जी छोटी थी तब वो अगर कुछ कदम भी चल जाएं तो उनके पाँव से खून निकलने लगता था, इतनी नाजुक थी। हाँ, और यही हाल मधु जी का था। मधु जी को हम लोगों ने देखा है, उनके हाथ कलाकारों जैसे बड़े नाजुक पतले पतले, स्त्रियों जैसे हाथ, और अस्थमा के मरीज़ थे तो बहुत तेज़ी के साथ उनका शारीरिक श्रम नहीं कर सकते थे, पढ़ते लिखते थे ज़्यादा। तो एक कहानी ज़रूर बताना ज़रूरी है कि 10 दिन के एक वैचारिक प्रशिक्षण शिविर में धुले जहाँ जिसको खानदेश का इलाका बोलते थे, वहाँ समाजवादियों के युवकों का कुछ प्रशिक्षण शिविर चल रहा है 10 दिन तक लगातार। मधुले में उसमें भाष्य करने वाले हैं किसी चीज़ का या बताने वाले हैं, और 10 दिन तक वो चला। वक्ता ने एक श्रोता की ओर देखा और इंट्यूशन से ये तय हुआ कि मेरे होने वाली पत्नी ये है, और उसी क्षण उस महिला ने या उस लड़की ने इंट्यूशन से ये तय किया कि ऐसा मेरा पति होगा, यही होगा। और कभी भी उन दोनों के बीच में बात नहीं हुई, 4 साल तक देखा देखी भी नहीं हुई, और दोनों के मन में ये बना रहा बगैर बातचीत किए। और अंत में ये हुआ कि 4 साल बाद जब वो किसी और राजनीतिक कार्यक्रम में मिले तो हिम्मत जुटा के मधुले मैंने कहा कि मैंने ऐसा सोचा था, तो तुरंत उसको स्वीकृति मिली दोनों की, और वो विवाह बंधन में गठे रहे। और मधु जी की मृत्यु तक ऐसा आदर्श युगल दंपत्ति, जिन लोगों ने उनको देखा है, दोनों को एक दूसरे के प्रेम में पूरी तरह से पगे रहे। चंपा जी उनके साथ थी। यहाँ जब वो जेल में गए, ख़ास तौर पे उसी जेल में, अगवाड़ जेल में, एल्तिनो जेल में, 2-3 जेलें जो थी वहाँ पर गोवा की, तब उनका हमेशा उनका ये मानना रहता था, बल्कि शिकायत रहती थी कि मेरे को, उन्होंने कहा भी है, द टेरर ऑफ बुक फेमीन, किताबों का अकाल है बस मुझे, खाने पीने का कोई मतलब नहीं, जैसा मिल जाए तो ये कई बार उन्होंने लिखा है कि आज का खाना मैंने इसलिए नहीं खाया कि नॉसिटिंग फूड था, फूड को देख के उल्टी आ जाए, खाने को देख के। जेल का खाना ऐसे होता था। लेकिन अध्ययनशीलता इसके बावजूद ही, वहाँ एक स्पेनिश पादरी था जो वहाँ के नियम के अनुसार कैदियों से मिलने आता है, मतलब रेगुलर उसका आना होता है, फादर कैरिनो से जब बात होती है तो मधुले में बहुभाषी थे, कई भाषाएं उन्होंने सीख रखी थी, और जेल में वो फ्रेंच सीख रहे थे किसी से। तो जब तक वो कैदी वहाँ था तब तक उन्होंने फ्रेंच सीखने की कोशिश की। उसके बाद जब कैदी चला गया तो फ्रेंच जितनी आई, तो स्पेनिश में और फ्रेंच में उन्होंने फ्रेंच में बताते बात करते थे फादर कैरिनो से। तो फादर कैरिनो बड़ा प्रभावित हुआ कि तो बड़ा विद्वान आदमी है, तो उनके लिए उस ज़माने में इकोनॉमिस्ट और टाइम मैगज़ीन वो अपने घर से लेके आता था, उनको देता था। तो उन्होंने हमेशा कहा कि भाई मुझे जितने पढ़ने की चीज़ें मिल जाएँ तो ठीक है। 19 महीना वो उस जेल में रहे, गोवा की जेल में, और लगातार ये शिकायत के बावजूद भी उन्होंने इतना व्यापक अध्ययन किया, किताबें मंगवा के, जब भी कोई मिलने आता था कहते थे किताब लाइए मेरे लिए। तो उन्होंने 48,000 पन्ने उन 18-19 महीनों में पढ़े, विभिन्न किताबों के, जिसमें अमेरिकन सिविल वार, टॉयनबी की वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड वॉर्स, पहला वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ, चर्चिल का पूरा उस समय तक का लिखा हुआ सारी चीज़ें, रामायणें, एक रामायण नहीं कई रामायण, लेकिन विशेष तौर पे जेल में उन्होंने तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ी, लिंकन, हेमिंगवे, महावीर, अशोक, कबीर, बाबर, फिलॉसफी की सारी किताबें पढ़ी, सारी, यानी मेरा सारी का मतलब है जो मिल गई।
और जो उपलब्ध नॉवेल्स थे वो रखते जाते थे कि इसमें मेरे को खास दिलचस्पी नहीं है उपन्यासों में, नॉन फिक्शन पढ़ना चाहिए। लेनिन, मार्क्स, चीन पर जितना मिला और विश्व कूटनीति पर जो उनको मिला, इकोनॉमिक्स गांधी जी का लिखा हुआ, और जितने धर्म पुराण मिल सकते थे मंगवा करके 48,000 पन्ने पढ़ने के बाद कहा कि टेरर ऑफ बुक फेमीन, किताबों के अकाल का जो आतंक है वो सबसे बड़ा आतंक है जेल में है। और भी है, अब उसका ईस्टर्न यूरोप के बारे में पढ़ा, रूस के बारे में, अमेरिका, ईरान, सीरिया, स्वेज नहर तब के कैसे का विचार भर आया था, इजिप्ट, ये सब। इसमें एक बात एक तथ्य के रूप में बतानी बहुत आवश्यक होगी कि जब गोवा आंदोलन चल रहा था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका समर्थन नहीं किया, इस सेंस में नहीं किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये 46 में शुरू हुआ आंदोलन, 47 में जवाहरलाल जी प्राइम मिनिस्टर बन गए और ये आखिरी लड़ाई फिर 55-56 में शुरू हुई, तब करीब 14 साल हो चुके थे। तो जवाहरलाल जी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। वो एक ढुलमुल उनका रवैया था कि कहते थे ठीक है, गोवा के लोगों को खुद आंदोलन करने दीजिए और आंदोलन से जीतने दीजिए, भारत सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इतना ही नहीं कि ये एक, जबकि जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति को ये मालूम था ही कि गोवा हर तरह से भारत का अंग है, और भारत का अंग इतिहास से भी है, भूगोल से भी है, हर तरह से। आखिरकार सारे पहाड़ जब समुद्रों की ओर उतरते हैं वो एक भूगोल बनाते हैं जिससे कोई राष्ट्र की डेफिनेशन बनती है। नदियाँ जब समुद्रों में मिलती हैं कहाँ से उद्गमित होती हैं और कहाँ जाती हैं, ये भी एक पैरामीटर होता है राष्ट्र का। इस तरह के तमाम भाषाएं, कोंकणी भाषा महाराष्ट्र में भी बोली जा रही है, कुछ हिस्से में कर्नाटक में भी बोली जा रही है, पूरे गोवा में कोंकणी भाषा है। फसलें, रत्नागिरी में अगर अल्फांसो आम पैदा हो रहा है तो गोवा में भी हो रहा है, और जो कर्नाटक की फसलें हैं वैसी इधर आ रही हैं। समुद्र की लंबाई वो जो कारवार से शुरू होती है और चली जाती है सिंधुदुर्ग तक, ये सारे पैरामीटर जिससे एक राष्ट्र की डेफिनेशन बनती है, वो सबका सब हिंदुस्तान, भारत और शेष भारत और गोवा का था। किसी भी सूरत में ये नहीं कहा जा सकता कि गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। सरदार पटेल ने तो ये स्पष्ट किया कि गोवा भारत का हिस्सा नहीं है। नेहरू जी ने इतना नहीं कहा। नेहरू जी ने कहा कि भारत का हिस्सा है लेकिन उनको अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो, नंबर 1। यहाँ थोड़ा सा हम लोग उसको अगर और पीछे जाते हैं तो ईसा से 3 सदी पहले से गोवा का एक ज्ञात इतिहास है। जब मौर्य वंश का राज गोवा तक था और जब पहली सदी शुरू हुई ईसा बाद की, तो सातवाहन साम्राज्य डायनेस्टी, चालुक्य, विजयनगर डायनेस्टी, और बल्कि दिल्ली सल्तनत और बीजापुर की सल्तनत का राज पूरे गोवा पर था। और 8वीं शताब्दी आते आते राष्ट्रकूट और शिलारस, इसका ठीक प्रोनाउंसिएशन मुझे हिंदी में कहीं पढ़ने को नहीं मिला है, अंग्रेजी में है तो इसका क्या, शिलाहरस या सिलारस, ये भी एक राजवंश था जिसने गोवा पे राज किया। और 11वीं शताब्दी पे कदम्ब साम्राज्य वहाँ पर राज करता था। ये सब वही है साम्राज्य और डायनेस्टीज़ जो शेष भारत में थी, जिनका राज वहाँ तक था। तो सरदार पटेल का ये कहना अत्यंत आपत्तिजनक था कि गोवा भारत का हिस्सा नहीं है। और नेहरू जी का आज़ादी मिलने के बाद जो रुख हुआ, आज़ादी मिलने के पहले उनका जो रुख है वो एक अलग तरह का है।
जबकि गोवा कांग्रेस कमेटी बन चुकी है और एआईसीसी ने मना किया कि हम आपको एफिलिएट नहीं करेंगे क्योंकि आप गोवा वाले हो। एआईसीसी मना कर चुकी है, जानबूझ के मना कर चुकी है। तो फिर भी उन्होंने कांग्रेस कमेटी बना करके उसका मुख्यालय बम्बई रखा, जिससे कि बम्बई से हम सारा गोवा की आज़ादी की लड़ाई को चलाते रहें। इसमें ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो विद्वान लोग बैठे हैं उनको ये जानना ही चाहिए इतिहास में सच्ची, इतिहास में कड़वी मीठी सब बातें होती हैं, काली सफ़ेद सब बातें होती हैं। तो इन चीज़ों को भी जानना चाहिए कि कांग्रेस ने और गांधीवादियों ने 1956 का आखिरी आंदोलन, गोवा मुक्ति आंदोलन की भूरी भूरी निंदा की, सारे गांधीवादियों ने, और कहा कि चूंकि आपके मन में पुर्तगालियों के प्रति द्वेष भाव है, विद्वेष है, क्रोध है, तो जहाँ क्रोध होगा वहाँ सत्याग्रह नहीं हो सकता है, तो आपका सत्याग्रह झूठा है। जबकि एक भी घटना नहीं हुई 1955-56 के पूरे आंदोलन में, जबकि किसी सत्याग्रही ने किसी भी पुर्तगाली को मार डाला हो। ये पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था, लेकिन गांधीवादी जवाहरलाल नेहरू जी के प्रभाव में आकर के उस समय इस आंदोलन को डिनाउंस कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, मोरारजी देसाई तब संयुक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, जिसमें गुजरात महाराष्ट्र भी था। और मोरारजी देसाई तो इस हद तक चले जाते थे कि जब उनसे लोग मिलने जाते थे कि ऐसा करो कि वहाँ पूना से वहाँ तक की रेल में तो इनको बिठा दिए, तब साधन कहाँ होते थे, पैसे कहाँ होते थे, तो कहते ठीक है मैं बस का इंतजाम कर दूंगा। और एन वक्त पे बस को जानबूझ के नहीं भेजते थे बसों को, जिससे कि लटके रह जाएं, तो फिर पैदल मार्च करना पड़ता था। हाँ, ये विचित्र बात हुई कि वही कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र के लिए लड़ते लड़ते देश को आज़ाद करा गई, वो अपने एक हिस्से, छोटे से हिस्से को आज़ाद कराने के लिए एक रेनेगेड को क्या कहेंगे आलोक जी? ना सर, मैडम, रेनेगेड को हम क्या बोलेंगे? रेनेगेड? हाँ, आपने क्या बोला, सेंटेंस क्या बोला? गद्दार, करेक्ट। किसी चीज का अपोज करना। तो इस तरह से गोवा आंदोलन पूरा का पूरा चला। मधुलिमा जी की मौत की खबर उड़ी। हाँ, मधुलिमा जी की मौत की खबर उड़ गई, तो ये बात उस समय लोकसभा में उठी। तो तब तक गोवा में हमारा कौंसूल का ऑफिस बन गया था, मतलब भारत सरकार के कौंसूल वहाँ पणजी में खोल चुके थे। और हाँ, ये इसके साथ साथ ये जोड़ना चाहिए कि जब 3 दिन तक, वो तो बरसात हो रही थी उस समय, क्योंकि गोवा में बरसात बहुत जल्दी आती है, तो वो जो जून का महीना था उसमें बरसात हो रही थी। एक बूंद पानी सत्याग्रहियों को नहीं पिलाया पुर्तगाली पुलिस ने, मांगने पर भी, खाना तो छोड़ ही दीजिए। और इतने लूहूलुहान कपड़े हो रखे थे, तो वो जब जेल में गए तो जेल के जो अन्य साथी थे पुराने, जो उनसे पहले पहुंच चुके थे, तो उन्होंने उनको दिया, तो वो सिरविर इतना फट गया था मधुलिमा का कि अखबारों में मधु गेले हो गया। तो बाद में जब पार्लियामेंट में ये सवाल उठा और लोगों ने उठाया कि सुना गया है कि मधुलिमा की मृत्यु हो गई है, पता किया जाए, तो कौंसूल ने खबर की कि नहीं, मृत्यु नहीं हुई है और वो अभी ज़िंदा हैं। लेकिन टेलीग्राम जो पढ़ेंगे तो आपको मैं 4 किताबें आज आप यहाँ से ज़रूर ले जाइए, जो मधुलिमा के बारे में है और गोवा क्रांति के बारे में है। गोवा पर हमने इस बार गोवा पर केंद्रित 4 किताबें छापी हैं। इसी 60 साल का जो महोत्सव हुआ उसी दौरान, क्योंकि जितनी जिसकी हैसियत है वो अपना करे, जो करना हो, तो वो आप ज़रूर ले जाइए, तो उससे एक आइडिया लगेगा कि उसमें मधु जी पर भी, मधु जी का जो योगदान है उस पर भी काफ़ी लिखा हुआ है। मधु जी की जेल डायरी भी है, जो जेल डायरी बाद में चंपाले मैंने छापी।
और इस बार हमने उसमें कुछ 2-3-4 आर्टिकल और डाल करके उसको एनरिच किया है उस पुरानी किताब को। तो कौंसुल ने बताया कि ज़िंदा है और मतलब जो था, लेकिन इस इतने बड़े हीरो जब वहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ने गया, संभवतः 57-58 के जब भी जो अगला चुनाव हुआ था, तो मधुलिमय बम्बई से बांद्रा में रहते थे और बांद्रा से चुनाव लड़ा तो मधुलिमय की जमानत जब्त हो गई, क्योंकि तब नेहरू काल था। तो नेहरू के उम्मीदवार वैसे ही जीतते थे कि कोई जो भी उम्मीदवार होगा वो जीत जाएगा, और ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि नेहरू सबको जानते ही हों, लेकिन वो एक अलग था। यही जो पीरियड है 47 से लेके 62 तक, ये भारत में इसकी अलग कहानी है, जिस कहानी को आम तौर पर सत्ता प्रतिष्ठानों ने, संस्थानों ने, इतिहासवेत्ताओं ने छुपाया है। और वो कहानी है आज़ादी की लौ की सतत जलती मशाल, जो 47 के बाद भी जलती रही। कुछ लोग थे, ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ी तादाद में नहीं, लेकिन हज़ारों की तादाद में कुछ लोग थे जो कि लोकतंत्र के लिए तब भी लड़ते रहे जब देश आज़ाद हो गया, क्योंकि उनका मानना था, नंबर 1, पूरा देश आज़ाद नहीं हुआ है, गोवा उसमें शामिल है। नंबर 2, आर्थिक आज़ादी बड़ी बात है। जब तक ये देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है, ये नारा लगता था। तो आर्थिक समानता की बात के बगैर ये संभव नहीं है कि लोकतंत्र पूरा कभी भी सफल हो या ज़िंदा रहे। ये बात करने वाले कुछ लोग थे, लेकिन मैंने जैसा कहा है, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर ज़्यादा आज भी रोशनी डाल सकता हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे समझ है इसकी, लेकिन अभी पूरा अपन ख़त्म कर लेते हैं पहले इस बात को। मधु जी एक बहुत अद्भुत पार्लियामेंटेरियन थे, मतलब उन जैसा पार्लियामेंटेरियन सम्राट जी को इन सबको खबर होगी कि एक तो इतना पढ़ते थे। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी रात को कई बार देर तक सिर्फ मधु जी के लिए खुली रहती थी, क्योंकि वहाँ का नियम है जब तक कोई सांसद बैठा है तो पार्लियामेंट लाइब्रेरी चलेगी, खुली रहेगी। तो अकेली लाइब्रेरी में मधुलिमय बैठे मिलते थे, क्योंकि वो अगले दिन सुबह की तैयारी कर रहे होते थे। जब वो इतना बड़ा पुलंदा उठा करके जाते थे तो सरकारें और मंत्री लोग और प्रधानमंत्री लोग चिंतित रहते थे और कई बार घबराते भी थे। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि इंदिरा जी ने एक बार कहा अपने संसदीय दल की बैठक में कि एक आदमी पूरी संसद को हिला के रखता है और तुम सैकड़ों की तादाद में यहाँ बैठे हो। एक आदमी, जैसे कि एक बताऊं मैं आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ हंगामा होता था। हंगामा तब मधुलिमय में बिल्कुल नहीं करते थे, नारेबाजी नहीं करते थे, जो बाद में और अब जो होने लगा है वो नहीं। नियमबद्ध चर्चा, नियमबद्ध बहस और तथ्यात्मक इतनी कि सत्ता को पसीना आए और सत्ता उस पर झुके और उसकी जांच करा के। और कई बार ये हुआ कि मंत्रियों के इस्तीफे हुए, आपको तो सब पता ही है, कई मंत्रियों के इस्तीफे हुए कि मधुलिमय ने कोई बहस छेड़ी या सबूत दिया तो मंत्रियों के इस्तीफे हुए। एक बार का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि ये आवश्यक नहीं है कि सत्ता में बैठे हुए स्पीकर या प्रधानमंत्री सब कुछ सही करेंगे। तो एक बार इंदिरा जी ने क्या बोलते हैं उसको, लेखानुदान विधेयक पेश किया। तो मधु जी ने कहा कि मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, पहले सुन लीजिए। तो स्पीकर ने सुना नहीं और लोकसभा एडजोर्न कर दी। एडजोर्न कर दी तो मधुलिमय जी वहाँ गए स्पीकर के पास कि आप इतना गलत काम कर रहे हैं कि आज रात के 12 बजे के बाद इस सरकार को 1 पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं है। आप कैसे सरकार चलाएंगे, क्योंकि मनी बिल पेश नहीं हुआ है। हाँ, मनी बिल पेश नहीं हुआ। जब तक संसद में मनी बिल पेश नहीं होगा आप 1 पैसा खर्च नहीं कर सकता। सरकार को अधिकार ही नहीं है 1 पैसा खर्च करने का। तो उन्होंने कहा हाँ ये गलती होगी, कि यही तो मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहा था, आपने सुना ही नहीं। फिर इंदिरा जी से बात हुई स्पीकर की और रेडियो पे अनाउंस किया गया, वो आखिरी दिन था, सब लोग अपने अपने घरों में जा रहे थे कि जितने सांसद जहाँ जहाँ हैं वो सब लौटें, आज रात को 11 बजे संसद की विशेष बैठक होगी।
तब मनी बिल पेश हुआ और सरकार एक तरह से ऑकवर्ड सिचुएशन में जाने से बची। ये तक होता था, मतलब ये तक होता था माने कि विद्वता क्या क्या कर सकती है या अध्ययन क्या क्या कर सकता है। मधु जी इसके साक्षात, उनका जो कंटेंट होता था, अगर आप डिबेट पढ़ेंगे तो कंटेंट बहुत तथ्यात्मक है, एग्रेसिव नहीं है, मतलब हमला करने की नीयत से नहीं है, बताने की नीयत से है कि ये तथ्य है। और भाषा बहुत संयमित है, इसलिए बहुत प्रभावशाली होती थी। लेकिन ये तब आज की लोकसभा में कुछ प्रभावी नहीं हो सकता है। करप्शन उन्होंने बहुत एक्सपोज किए और उन्नीस के बाद जब जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट हुआ और वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, मधु जी ने करीब करीब 125 किताबें लिखी हैं, 125 किताबें, और ये एक सक्रिय राजनीतिक जीवन और उसके बाद की किताबें हैं। और उनका एक और पक्ष है कि राजनीतिक रूप से विरोधी होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे व्यक्तियों पर किताबें लिखी हैं जिनसे उनका बहुत गहरा मतभेद रहा है, या ऐसे लेख लिखे हैं जिनसे बहुत गहरा मतभेद रहा है। और बाद में यानी जैसे सरदार पटेल के समाजवादियों से बड़े ख़राब रिश्ते रहे हमेशा से, और उस पटेल नहीं चाहते थे कि समाजवादी कांग्रेस के नज़दीक भी आएँ, क्योंकि वो पूंजीवाद के घोर समर्थक थे और नहीं चाहते थे कि समाजवाद का कोई अंश भी कहीं आसपास कहीं दिखे। तो लेकिन जब कांग्रेस ने या कांग्रेसियों ने, कांग्रेस ने तो नहीं, कांग्रेसियों ने और समाजवादियों ने और कम्युनिस्टों ने, तीनों ने सरदार पटेल की छवि खराब करनी चाहिए और उनके विरुद्ध तमाम तरह का प्रचार किया, तो मधुलिय में उनके डिफेंस में आ गए। जो पुस्तक मैंने आपको अचल जी के भाषण के दौरान दी है कि सुव्यवस्थित राज्य के प्रणेता सरदार पटेल, ये विरोध होगा अलग बात है, लेकिन वो जो चाहते थे वो ऐसा स्टेट चाहते थे, ऐसा राष्ट्र जिसमें एक व्यवस्था हो। मधु जी स्वयं जाते थे ट्रेड यूनियंस में, ट्रेड यूनियंस को ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन वो उनका डिफरेंस हमेशा ट्रेड यूनियन लीडर से इस बात पे रहा कि तुम लोग भत्ता बढ़वाओ, तनख्वाह बढ़वाओ, मुझे उससे कोई नहीं है, लेकिन ट्रेड यूनियन जब तक वर्क एथिक्स की बात नहीं करेगी, मतलब जितना पैसा मिलता है उतना तो काम करो, तो वर्क एथिक्स होना चाहिए ट्रेड यूनियन लीडर के द्वारा। उस समय ये बात बड़ी कड़वी लगती थी ट्रेड यूनियन लीडर्स को, और वो समझते थे कि ऐसी बात करने वाला हमारा क्या चलाएगा, ट्रेड यूनियन लीडर तो वही बढ़िया है जो सारी बातें अच्छी अच्छी करे और कड़वी करे ही नहीं। तो ट्रेड यूनियन में वर्क एथिक्स की बात करने वाले मधुलिय में थे और लोगों का क्रोध भी कई बार झेलते थे और खुद भी बहुत क्रोधित होते थे। 1977 के पहले तक, 1977 में यानी 75 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई तो जाहिर है कि वो 19 महीने जेल में रहे, लेकिन वो आपको याद होगा कि इसी बीच में लोकसभा की अवधि ख़त्म हो गई थी और इंदिरा जी ने उस अवधि को 1 साल बढ़ा दिया था, या 1 साल बढ़ा दिया था। अब वो जो 5 साल का मैंडेट है जनता का, वो 6 साल के लिए नहीं है, 5 साल के लिए। 5 साल पूरे हुए, आप ख़त्म, मैंडेट ख़त्म। तो पूरे देश में 2 ही सांसद हुए। सबसे पहले मधुलिय ने इस्तीफ़ा दिया, जेल में थे, अपनी पत्नी से बम्बई में कहा कि जा कर के मकान खाली करो सरकारी, अब आज के बाद हमारा कोई हक उस मकान पर नहीं है, उस कमरे पर नहीं है जो सांसद के नाते हमें मिलता है। चंपा जी आई, उन्होंने पूरा सब खाली किया, और उनके साथ साथ शरद यादव ने भी उस समय इस्तीफ़ा दिया था। दो सांसदों ने दिया। बाकी सारे सांसद जनसंघ के, सीपीएम के और सोशलिस्ट पार्टी के सब अनैतिक भत्ता तनख्वाह खाते रहे। तो नैतिकता करने की चीज़ होती है, भाषण की चीज़ नहीं होती है। दस ही मिनट बचे हैं, ज़्यादा नहीं, मैं टाइम से ख़त्म कर दूंगा।
5 तक चल सकता नहीं, सवाल में नहीं, जब आप पूछेंगे ना, जितने सवाल पूछेंगे तो और ज़्यादा बात निकलेगी। 1977 के समय जब सरकार बनी तो उनको विदेश मंत्री का ऑफ़र मोरारजी भाई ने किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मंत्री मैंने संघर्ष इसलिए नहीं किया है कि मैं मंत्री बनूंगा, तो मंत्री मैं नहीं बनूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जगह कोई नाम दीजिए। तो उन्होंने एक छत्तीसगढ़ के एक पिछड़े वर्ग के नेता का नाम पुरुषोत्तम कौशिक जी का नाम दिया, तो वो मंत्री हुए। उसके बाद जब सरकार बदली और चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर हुए, तब भी उनको कहा गया कि आप एक जैसा विभाग आप लेना चाहें वैसा ले लीजिए, तब भी उन्होंने मना किया। पद उन्होंने सत्ता का पद कभी स्वीकार नहीं किया। जो बात जयप्रकाश जी पर लागू थी, लोहिया जी पर लागू थी, वो इन पर भी लागू थी। इन्होंने पद लेने से मना किया। ये बात जयप्रकाश जी के समय शायद मैंने कही कि नहीं कही कि नेहरू जी ने कई बार कहा और घोषित भी किया कि मेरे बाद जयप्रकाश नारायण। लेकिन जयप्रकाश नारायण इसके कम से कम 4 या 5 तो उसके प्रमाण हैं कि कब कहा, कैसे कहा। और लोग मानते भी हैं कि उस समय नेहरू जी के बाद एक किस्म का वैक्यूम दिख रहा था कि कौन आएगा। लोहिया जी तो सदा विद्रोही थे, तो उनको तो सवाल ही नहीं उठता कि पद वद का कोई लालच आए कभी। तो इससे एक अंतिम बात कि अब हम लोग उसके पास नज़दीक में जाएंगे कि जब 1977 में जनता पार्टी का 79 में एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ। असल में मधुलिमय और राजनारायण और कर्पूरी ठाकुर और देवीलाल और चरण सिंह 5 लोग थे। ये मैं अपनी साक्षात जानकारी के आधार पर आपसे शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने बाकायदा ये तय किया कि अब चीज़ें हमारे हाथ से निकल करके जनसंघ के हाथ में जा रही हैं। ये अकस्मात टूट नहीं हुई है। ये तय हुआ कि अब संघ इतना मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वो और संघ इतना मजबूत हो जाएगा कि हमारे पास वो संगठन नहीं है जो उनके पास है, लिहाजा देश गिरफ्त में आ जाएगा सांप्रदायिकता की। तो इसको अब इस नाटक को, इस प्रहसन को अब ख़त्म किया जाए, जानते हुए भी कि हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी दोबारा आएगी। और ये बिल्कुल तय करके इन 5 लोगों ने जनता पार्टी को तोड़ दिया। और मेरी दृष्टि में वो बहुत अच्छा काम हुआ। अगर तब नहीं टूटती तो हो सकता है अगर वो 5 साल चल जाता तो जो आज की परिस्थिति है वो 15 साल 20 साल 20-25 साल पहले आ जाती, तो देश को उसमें काफ़ी नुकसान होता, भारत को नुकसान होता। मधुले में उन लोगों में से थे जिन्होंने इस टूट को ही नहीं, हमेशा उनके पास एक जिम्मेदारी रहती थी कि आइडियोलॉजी के लिहाज से आप हर चीज़ को परिभाषित करिए, जो कि कम्युनिस्टों में बड़ा एक विशेष एक बात है कि हर चीज़ को आप पर आइडियोलॉजी की दृष्टि से बताइए। तो मधुले में जी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की दृष्टि से हर चीज़ को परिभाषित करते थे, और इसीलिए उनके ऊपर ये दायित्व रहता था कि सोशलिस्ट पार्टी या ऐसे सोशलिस्ट पार्टी वगैरह या जनता पार्टी के संकल्पों, घोषणा पत्रों, प्रस्तावों की वो प्रारूप को तैयार करें और उसको बनाएं। 79 में जब जनता पार्टी टूट गई तो उनको विलन कहा गया कि ये जनता पार्टी तोड़ने के खलनायक हैं, विलन हैं, और मुख्य रूप से ये दोष मधुलिमय पर डाला गया। मैं उसको दोष मानता ही नहीं, और हम लोग तब भी कहते थे कि बहुत अच्छा वो आपका नाम आ रहा है, क्योंकि आपने जो किया है वो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जनता दल का निर्माण किया, वो भी असफल हुआ, और उसके बाद वो राजनीति से निराश होकर के अगले 12, 13, 14 साल सिर्फ पढ़ने और लिखने में उन्होंने गुजारे। ये कहना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि वो जितना पैसा कॉलम के ऑनरेरियम से आता था, कॉलम्स जो लिखते थे तमाम अखबारों में, हिंदी में और अंग्रेज़ी में, उतने पैसे में ही खर्च चलता था। इसलिए उस व्यक्ति को देखना बहुत ज़रूरी था कि कैसे वो अपना घर चलाता है उतने ही पैसों में। उन्होंने कभी किसी से चंदा नहीं लिया। मतलब मैंने तो वो जो स्मारिका में आज लाया नहीं हूँ,
मेरे उनसे कई व्यक्तिगत अनुभव हैं, उनमें से आखिरी सुनाई देता हूँ। मधु जी संगीत और नृत्य के, शास्त्रीय संगीत और नृत्य के प्रकांड विद्वान थे। मतलब छोटे मोटे नहीं, ऐसा नहीं कि जानकार हैं जो दाद दे सकते हैं, लेकिन उसकी निटी ग्रिटीज और उसके विस्तार बिंदुओं पर उनको लंबी चर्चाएं कर सकते थे शास्त्रीय दृष्टिकोण से। और वो हमेशा उनके, जैसे एक बार मैं हाथरस जा रहा था तो तुम कहा तुम हाथरस जा रहे हो, तो भातखंडे वाला, वो भातखंडे ने जो संगीत पर लिखा है वो हाथरस से छपा है, वहाँ से मेरे लिए ले आना, क्योंकि मेरी कॉपी कोई ले गया है तो मुझे अपने पास रखनी है। हम लोग उनके रोज़ देखते थे उनके घर पर, पंडारा रोड वाले फ्लैट 2 कमरों के मकान में, कि कोई न कोई बड़ा शास्त्रीय संगीतज्ञ वहाँ बैठकर चर्चा ही करता रहता था कि कल का जो मेरा रात का कंसर्ट हुआ उस पर आपकी क्या राय है। और वो भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, पंडित जसराज जैसे तमाम दिग्गजों को बताते थे, कल तुमने यहाँ कसर कर दी, यहाँ गलती कर दी, या यहाँ नया प्रयोग बहुत अच्छा हुआ। तो उनका कुमार गंधर्व जी से बड़ा अच्छा संबंध था, और औरों से भी। ये तब सोनल मानसिंह तब जवान भी जवान थी, और यामुनी कृष्णमूर्ति का तो विवाह ही उनके घर से हुआ था, हमारे दोस्त के साथ, सरदार संतोष सिंह के साथ। तो ये सारे के सारे जो सांस्कृतिक व्यक्तित्व हैं उस समय के बड़े बड़े, ये मधु जी के दरबार में उनके लिए समय मुकर्रर था। हम लोगों से कहते थे तुम जाओ बाहर खड़े रहो, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। और सचमुच में हमें समझ में नहीं आता था कि क्या बात कर रहे हैं भाई, कहाँ क्या लगा हमें नहीं मालूम भाई, तब तो शुद्ध उजड़ आदमी इस मामले में। तो वो शास्त्रीय संगीत के, नृत्य के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उन्होंने इस पर कभी लिखा नहीं। वो चर्चा उनसे करते थे जो लोग आते थे बात करने के लिए। मैं समझता हूँ कि सवालों के लिए अब छोड़ देना चाहिए बाकी समय, क्योंकि हम लोग 5 मिनट बचे हैं। संगीत का सब वो पुणे में रहने से भी रहा। हाँ, यहाँ होगा, ज़रूर है। तो अगर इसके आपको अगर इसमें कुछ ऐसा लगता है कि अभी कुछ जिज्ञासाएं बची हैं तो मुझे बताना चाहिए आपको। उसी लिहाज से मैंने इसको जल्दी ख़त्म किया। एक एक कर नेहरू जी। वो